इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक नई प्रॉब्लम को हम लोग आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये क्वेश्चन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ पर बेस्ड है। पूरा क्वेश्चन जरा समझिए एक बार। ए कंडक्टिंग रॉड पी क्यू इज प्लेस्ड ऑन टू रेल्स ए बी एंड सी डी एंड यू कैन सी यहाँ दोनों रेल के बीच में एक बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ है कैपिटल ई। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया हुआ है कैपिटल बी। इफ द की इज क्लोज्ड एट द टाइम t equals 0 then find the velocity of this rod as a function of time. Also find the terminal velocity attained by the rod and the point of time when it will be achieved. देखो ध्यान से, जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, की को क्लोज करते ही ये जो बैटरी लगी है ये एक करंट को सप्लाई कर देगी, और जब करंट को ये सप्लाई कर देगी तो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, आप सब जानते हो। तो रॉड पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा इस तरफ बैटरी की वजह से। बोलो जरा, बैटरी की वजह से लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को अगर मैं लिखूं, मैग्नेटिक फोर्स को अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो कि बैटरी ने करंट सप्लाई करी है, तो उसको लिखा जाएगा आई एल बी साइन थीटा साइन 90, जो कि मिलेगा आई एल बी, और इस करंट की वैल्यू हो जाएगी ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। चलो मान लेते हैं कि भाई इस रॉड का जो खुद का जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस कैपिटल आर था, या सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस वो कैपिटल आर है। तो ई बाई आर की करंट सप्लाई होगी, लेंथ इसकी एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है द लेंथ ऑफ दिस रॉड आर द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज कैपिटल एल, मान लीजिए। तो भाई ये फोर्स लग जाएगा राइट साइड में। इस फोर्स की वजह से जो हमारी रॉड है ये चलना स्टार्ट कर देगी। लो, ये इस तरफ चलना स्टार्ट कर दे रही है, इसमें एक वेलोसिटी आ गई। रॉड जैसे ही मोशन करना स्टार्ट करेगी तो ये मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड विल बिहेव लाइक द बैटरी। इसका जो ऊपरी सिरा है ये पॉजिटिव पोलैरिटी को अटेन कर लेगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो निचला वाला सिरा होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके जमा हो जाएंगे। मोशन की वजह से मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। यानी कि जो रॉड है इसको अगर हम चाहें तो दिखा सकते हैं एक ये बैटरी बन गई है मोशन में आने पर इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन में आने पर एक मोशनल ईएमएफ इस रॉड में खुद का जनरेट होगा। चलो मान लेते हैं एप्सिलॉन है। इस मोशनल ईएमएफ को आप लिख सकते हो ड्यू टू द मोशन। मोशनल ईएमएफ को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा VBL। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो VBL। मान लो रॉड की वेलोसिटी V है उस टाइम पर। तो जरा बताओ ये मोशनल ईएमएफ क्या चाहेगा? ये मोशनल ईएमएफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग चाहेगा कि रॉड आगे ना जाए, तो यानी ये फिर से एक रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एक फिर से ये लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स रिवर्स डायरेक्शन रॉकी, ताकि रॉड आगे ना जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी है मेंटेन रहे। इसको हम लिखते हैं अगेन रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाय द करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मान लो ये FM डैश है, इसको लिखा जाएगा, फिर से लिखेंगे करंट सप्लाइड इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मगर यहाँ पे जो करंट लिखोगे वो कैसे लिखोगे, उसको आप लिखोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R टाइम्स ऑफ LB। ठीक है, अब जरा चेक करो, किसी भी टाइम पर रॉड पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं लिखूं नेट फोर्स ऑन द रॉड, नेट फोर्स ऑन द रॉड अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इस तरीके से F net इक्वल्स E बाय R LB माइनस एप्सिलॉन बाई R LB। बोले तो इसमें से हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं क्या, LB बाई R। लो मैंने इसको कॉमन कर लिया, ये रॉड पर नेट फोर्स हो जाएगा। देख लीजिए रॉड पर नेट फोर्स की ये वैल्यू है F net इक्वल्स
E माइनस एप्सिलॉन जो कि बन जाएगा VBL इंटू LB बाई R। बोले अगर ये रॉड चल रही है तो चलने से क्या होगा, धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ने जनरेट किया है वो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर डालेगा। जैसे ही ये नेट फोर्स जीरो होगा, रॉड हमारी एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेगी और उसी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां लिख रहा हूं, इन केस ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, in case of terminal velocity net force should be zero, F net जीरो हो जाना चाहिए। और अगर F net जीरो हो रहा है तो आप बोलोगे, यहां से ऊपर से चेक कर लीजिए, E माइनस VBL इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या आप बोल दोगे वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम V इक्वल्स E अपॉन BL। यही जो वेलोसिटी है इसी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो अचीव हो पाएगी वो कितनी होगी, E अपॉन BL। ये फिक्स है जो कि डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, इस रॉड की लेंथ पर और अप्लाइड किए गए इस EMF E अपॉन BL। इस रिजल्ट को याद रखिए, ये हमारा पहला आउटकम है। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमने दूसरा आंसर दे दिया है, अभी हम देखने चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहां लिखने जा रहे हैं, नाउ वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं रॉड की वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं नेट फोर्स को रिलेट कर दूंगा बाय द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो जरा ध्यान से, नेट फोर्स जो कि हमको ऊपर मिला था वो हमें क्या मिला था, ये हमको मिला था नेट EMF E माइनस VBL इंटू LB बाई R। बोलो सही बात है, सही है ना, नेट फोर्स यही मिला था हमें। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस नेट फोर्स को कंपेयर कर दूं किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बोले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, m dv बाई dt इक्वल्स E माइनस VBL इंटू LB बाय R, या मैं कह सकता हूं एक तरीके से dv अपॉन E माइनस VBL इक्वल्स LB अपॉन MR टाइम्स ऑफ dt। ये m इस रॉड का मास है जो मूव कर रहा है, रॉड का मास स्मॉल m है, देख लीजिए। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं अंडर द एप्रोप्रिएट लिमिट। टाइम t इक्वल्स जीरो पर अगर हम बात करें, जब हमारा टाइमिंग जीरो था उस टाइम पर रॉड के पास में कोई वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है। टाइम t पर मान लेते हैं कि रॉड की वेलोसिटी हो जा रही है v। तो जरा देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, आप क्या बोलेंगे, इस तरफ इंटीग्रल dv बाई E माइनस VBL, तो ये बन जाएगा आपका ln E माइनस VBL, लिमिट भी लगानी पड़ेगी आपको जीरो से लेकर v के लिए, अपॉन इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा माइनस BL। सही बात है, इक्वल्स इस तरह क्या मिलेगा हमें, तो इंटीग्रल dt बन जाएगा t, तो लिख दिया जाएगा इसको LB बाय MR टाइम्स ऑफ t माइनस जीरो t मिलेगा। इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, और तो आप लिखेंगे इसको आप लिखेंगे ln, लिमिट को रखने पर E माइनस VBL अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, t बराबर अगर रखेंगे जीरो को तो ये लिखा जाएगा E माइनस BL को ट्रांसपोज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन MR टाइम्स ऑफ t। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस t अपॉन टाउ, जहां पर याद रखिएगा, जहां पर
टाउ का मतलब क्या माना जाएगा? टाउ का मतलब हो जाएगा mr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमने कंसिडर किया होगा। अब एक काम कर लीजिए, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। बोले इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा? e माइनस वी बी एल अपॉन e इक्वल्स e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। या अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा 1 माइनस वी बी एल अपॉन e इक्वल्स e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। याद रखिए टाउ का मतलब क्या है? तो टाउ का मतलब फिलहाल एक कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट mr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये एक प्योर कांस्टेंट है। तो बोले वी बी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वी बी एल की वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से, इस तरीके से e टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। या रॉड की जो वेलोसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिलने वाली है। अब जरा देख लीजिए क्या मिल रही है आपको। ये वेलोसिटी आपको मिल रही है कैपिटल E अपॉन बी एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पर किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखा जाएगा? तो लिखोगे E अपॉन बी एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बच्चों ध्यान से देखिए, रॉड की वेलोसिटी क्या हो रही है? रॉड की वेलोसिटी टाइम के बढ़ने के साथ साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर रही है। अगर मैं ग्राफ की प्लॉटिंग करूं यहां पर तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करूं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। एक इनफाइनाइट टाइम के बाद रॉड के पास में कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो जाएगी और उसी वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये वेलोसिटी होगी E अपॉन बी एल। वो टाइम क्या होगा? तो बोले वो टाइम होगा इनफाइनाइट। चेक कर लीजिए आप यहाँ से, इनफाइनाइट टाइम के बाद में ही आपको ये वेलोसिटी अचीव होगी। अगर ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है, इफ वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी, तो बोलोगे कि हमने ऊपर ही अभी निकाला था कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू E बाई बी एल आई थी जब नेट फोर्स 0 हुआ। अगर मैं इसको E बाई बी एल यहाँ पे रखूँ ला करके तो क्या होगा? दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। E बाई बी एल इक्वल्स E बाय बी एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखो जरा क्या मिलता है हमें। आप बोलोगे कि 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 होने वाली है। या फिर आप बोलोगे कि ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोलोगे ये वैल्यू 0 होने वाली है। E की पावर क्या होगी आंसर 0 आए? तो बोलोगे माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस माइनस कैंसिल आउट दोनों साइड से, तो बोलोगे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलोगे टाइम की वैल्यू हो जाएगी टाउ टाइम्स ऑफ द इन्फिनिटी, जो कि आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी एक तरीके से इनफाइनाइट टाइम के बाद रॉड हमारी इस टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगी, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इस ग्राफ से। तो क्या वास्तव में रॉड टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर पाएगी? कभी नहीं। इन रियलिटी चूंकि इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, तो रॉड कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी को रियलिटी में अचीव नहीं कर पाएगी। 99% अचीव कर लेगी, मगर 100% कभी भी ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव नहीं कर पाएगी। फिर भी हम इसको, इस रिजल्ट को याद रखते हैं। यहाँ लिख लेंगे रिमार्क में एक तरीके से, in reality rod will never achieve टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखा आपने, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।